अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं फैसल अब्बासी। हारून और रशीद साहब साथ हैं। शुक्रिया हारून साहब आपका। सरवत वलीम ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियां वाली में जलसे से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों के अलावा हर एक से मफामत को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि एहतसाब मिशन में अब तक इमरान खान साहब को कितनी कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA ने एक रेफरेंस तैयार किया है जिसमें मुबैना तौर पर 16 अरब 34 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इससे पहले नैब जो शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान पर इल्ज़ाम आयद करती रही है, बिलखुसूस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, वो अब तक साबित नहीं हो सके हैं। क्या FIA का रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुलजिम से मुजरिम बनाएगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। सिंध असम्बली में धक्कम पेल में शोर शराबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो तरमीमी बिल है वो मंजूर हो गया और इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब किया और खिताब में वो खूब गरजे हैं, बरसे हैं। उन्होंने कहा कि विफाक में जाहिलों की हुकूमत है और दूसरी जानिब सिंध में भी अनपढ़ अपोजिशन है। यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के लोग कब्जा नहीं होने देंगे, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए और ऐसे हालात ना पैदा किए जाएं कि हमें कुछ और सोचना पड़े। अब कुछ और सोचने से क्या मुराद है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। साथ ही साथ MQM की जानिब से APC की गई, APC में ANP और नून लीग भी शरीक हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सभी सियासी जमातों को अपने मुखालिफ कर लिया है। इससे मुतालिक भी मुफस्सल बात करेंगे। US डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की, इसके मुहर्रिकात क्या थे और असरात क्या होंगे? और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सेनेटर्स ने भी मुलाकात की है, क्या गुफ्तगू हुई, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। कोरोना की वबा ने दुनिया की मईशत को तकरीबन 3.1% तनज़ुली दी, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो असलहे का कारोबार है उसमें इजाफा हुआ, 1.3% इजाफा हुआ। इसकी वजूहात क्या हैं? और अमरीकी फ़ज़ाइया का हाल भी, भारतीय फ़ज़ाइया का हाल भी आपको सुनाएंगे कि कैसे उड़ते कफन जो हैं वो भारतीय फ़ज़ाइया में मौजूद हैं और उनका जो नज़्म व नस्क है वो फिर से सवालिया निशान बन चुका है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने अपने कारकुनान से कह दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और हम सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ कैसे देगी पीपल्स पार्टी? नहीं, कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकती वो। असल में सिंध में चूँकि उन्हें ख़तरा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मेरा ख़्याल ये है जो लोग बगौर जायज़ा ले रहे हैं सिंध का, उनका भी यही ख्याल है कि सिंध में आइंदा हुकूमत नहीं बन सकती उनकी। उसकी बड़ी वजह तो यही है कि इतना अरसा हो गया, तीसरा टेन्योर है, ये लोग उकता जाते हैं। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी हकीकत है सियासत में कि लोग तब्दीली चाहते हैं। मतलब MQM बहुत डीप रूटेड थी, उसको भी लोगों ने उसकी जगह PTI को वोट दिए। इसी तरह तब्दीली आती रहती है। तब्दीली एक दायमी और अब्दी कानून है जो कभी नहीं बदलता। डिलीवर भी उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। फिर ये कराची के साथ बहुत मुखासमत का रवैया है ख़ास तौर पे। यानी कराची में तो पब्लिक से, पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील इस तरह की गई है कि सब तकर्रर सिफारिश पे होते हैं। यानी जाली डोमिसाइल बनते हैं। दही सिंध के लोगों के कराची के डोमिसाइल बनाना ज़ाहिर है कौन सा मसला है। बेशुमार सिंधी भाई हमारे कराची में रहते हैं, तो वो उनको पता दे दें और वहाँ का एड्रेस शो कर दें और उनके ही लोग हैं। और वो कारकुन तो भर्ती इसीलिए करते हैं। बेशुमार सरकारी मुलाजमतें दी जाती हैं जिसका बोझ तो सरकारी ख़जाने में पड़ता है। और वो दी इसलिए जाती हैं कि लोगों को मुलाजमतें दी जाएँ इलेक्शन जीतने के लिए। पुलिस अफसर भी इसी नुक्ता नज़र से लगाए जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी इसी नुक्ता नज़र से लगाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा हारून साहब, जो रूनमा होने वाला है जी, जो लोग, जो मुझे बात मुकम्मल करने दें, जो अपना यानी बगौर जायज़ा ले रहे हैं, वो ये कहते हैं एक तो ये उकताहट का आंसर है, दूसरा ये है कि अंदरून सिंध भी डिलीवर नहीं किया, पैसे तो सब खा जाते हैं ये। तीसरी बात यह है कि कराची को तो बिल्कुल कैदी बना के रखा है। बल्दियाती अदारों को कोई ना इख्तियारात देते हैं ना फंड्स देते हैं। 90% बजट वहाँ से हासिल होता है, कराची से टैक्स 90% वहाँ से होता है और उसमें 50 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करते, 5-10% खर्च करते हैं। और दही सिंध के भी जो मंसूबे हैं उसमें भी आधा तो तकरीबन खा लिया जाता है। अब वो उन्हें ख़तरा है, अब नई मरदमशुमारी होने वाली है
और नई मर्दमशुमारी हो गई तो कराची की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अंदाज़ा ये है कि 2 गुना से कुछ ही कम होंगी जितनी इस वक्त हैं। और जिन लोगों ने बहुत एहतियात के साथ जायज़ा लिया उनका ये ख्याल है कि K4 मंसूबा, ये ग्रीन लाइन मंसूबा और बाकी जो चीज़ें हैं अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह में, सर्कुलर रेलवे, इससे PTI की पोजीशन मजबूत हो जाएगी और PTI गालबन उतनी ही सीटें ले लेगी, 35-40 सीटें ले लेगी सूबाई असम्बली की। और MQM भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। पिछली दफ़ा तो अचानक उन पे आ पड़ी थी। और अंदरून सिंध भी तवक्को कर रहे हैं PTI के लीडर के कुछ सीटें निकाल लेंगे, नहीं तो GDA बहरहाल निकालेगी। पिछली दफ़ा तो इनको थपकी दी गई थी और इनका एहतसाब नहीं किया गया था। इस दफ़ा तो रायत देना इन्हें मुश्किल होगा, इसलिए रायत देना इसलिए मुश्किल होगा कि अवामी मूड ख़राब है, बहुत कुछ भी नहीं मिला लोगों को, तालीम ठीक नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, थरपारकर में हालत बेहद ख़राब है, दही सिंध गुर्बत की लूट मार की अलामत बन चुका है। तो ये उससे खौफज़दा हैं। और मुराद अली शाह जो वो, आप ज़रा क्लिप तो दिखाएं मुराद अली शाह का। जी मैं ज़रा हारून साहब उस तरफ मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि सिंध पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे और ऐसा ना हो कि हमें कुछ और सोचना पड़े। अब और सोचना पड़े से मुराद क्या है, पहले ये ज़रा देखिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, फिर आके बात करते हैं। जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा ना मंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों, और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। हारून साहब, सिंध के लोग कब्जा नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात पैदा नहीं करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो जाएं। मुराद क्या है इससे? देखिए, कब्जा तो किया हुआ है उन्होंने, और जो लिसानियत की ये बात कर रहे हैं, कराची में तो अब लिसानियत की वो नोयत रही नहीं है। लिसानियत तो ये खुद फैलाते हैं, यानी भुट्टो साहब भी फैलाते थे, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। उनकी सिंधी तकरीरों का रिकॉर्ड निकाल लें सिंधी अखबारात में से, उसमें उनका लहजा और होता था, दूसरी जगह और होता था। पंजाब की और दूसरे सूबों की मिडिल क्लास को और गरीब तबके को उन्होंने इंस्पायर किया कि मैं जुल्म का ख़ात्मा करूँगा, जागीरदारों का जुल्म ख़त्म करूँगा, सनतकार की ज़्यादती मजदूर के साथ ख़त्म करूँगा। लेकिन ये गलत कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मिली थी। मेजॉरिटी इन्हें बाद में मिली जब इन्होंने मैनेज कर लिया। एक तो मजलूमियत का वोट खैर मिला, सिंध में मेजॉरिटी नहीं थी 1970 में, पीपल्स पार्टी की 60 में से 28 सीटें थी। लाहौर पंजाब में ज़्यादा 2/3 में अक्सरियत थी उनकी, यहाँ पंजाब से ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे अश्कार होता गया कि ये दरअसल बुनियादी तौर पर सिंधी पार्टी है, जैसे नून लीग बुनियादी तौर पर पंजाब की पार्टी है। तो लिसानियत को तो यही फ़रोग़ दे रहे हैं। बाकी ये जो कह रहे हैं कि कुछ और सोचेंगे, ये तो साफ बिल्कुल वाज़ेह है, अलहदगी की तहरीक चलाने की धमकी दे रहे हैं। और ये नायत मुज़क्का खेज़ और अमकाना बात है, और इन्होंने नहीं कहा, ये असल में जरदारी साहब ने कहा है। ये चूँकि डर रहे हैं कि 2 साल के बाद इनका पौने 2 साल के बाद बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है, ये इलेक्शन काफ़ी इम्कान है इसका, ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। और जब नहीं जीत सकेंगे तो फिर क्या, फिर तो ज़ाहिर है कोई राहत इन्हें मिलेगी नहीं। फिर तो जब दूसरे लोग इक़्तिदार में होंगे, यानी चीफ मिनिस्टर तो सिंध का ही होगा, सिंधी होगा, अंदरून सिंध से होगा, और नाम भी अभी लिए जा रहे हैं और अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। तो उस वजह से ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये उसी तरह की धमकी है जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और 3 साल के टेन्योर वाले हमारे साथ ये रवैया इख्तियार न करें। वो आपको पता है ना कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, और वो ख़ुद भी अपना अदालत में दाखिल कर चुके हैं, उनकी यादाश्त बाज़ औक़ात काम नहीं करती, उन सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। तो दोहरी शख्सियत है उनकी, हालत उनकी वैसे ख़राब है। आपको पता है 2 हाथों से बड़ी मुश्किल से प्याली वो उठाते हैं चाय की, और क़यादत अपने पास रखना चाहते हैं।
हारने का खतरा है इसलिए धमकी दे रहे हैं। मगर वो फिर उसके बाद भाग गए थे कि ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे के, और फिर मिले ही नहीं थे। मतलब ये किसी से, अपनी पार्टी के लोगों से भी फिर बैरून मुल्क रहे, फिर माफ़ी मांग के वापस आए थे। तो ये असल में ये धमकी दे रहे हैं इसलिए कि सारा सिंध इनसे उकताया हुआ है, देश सिंध भी उकताया हुआ है। उनके साथ कौन सी भलाई किया? यानी बजाय इसके कि उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाए। सिंध का वजीर तालीम ये कहता है कि 1 लाख टीचर ऐसे हैं, 1 लाख जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते, जो रवानी से इबारत नहीं पढ़ सकते, मैथ नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, और बहुत से तो जाते ही नहीं हैं, गोश्त मुलाजम है, जाली मुलाजम है, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, और वर्कर इसीलिए भर्ती करते हैं। मगर इस धमकी का कोई असर नहीं होगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पंजाब में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बल्दियाती इलेक्शन में मुमकिन है जिन्हें पीटीआई टिकट ना दे और नून लीग टिकट ना दे तो कुछ लोग जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल इनका टिकट ले लेंगे, चलो 5-10% वोट ये भी हैं। पंजाब में कुछ इनका मुस्तकबिल नहीं है और बेनज़ीर नहीं कर सकी तो ये क्या कर सकते हैं। और सिंध की जब तस्वीर कशी होगी पंजाब में और पूरे मुल्क में, मीडिया जब करेगा और सोशल मीडिया भी करेगा, तो ये कैसे जीत सकेंगे? ये बिटरनेस नहीं देख रहे आप, इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहे, ये रो क्यों रहे हैं? कोई जीतने वाला भी रोता है। अच्छा ठीक है हारून साहब, बल्दियाती इंतखाबात आपने जिक्र किया, ये बल्दियाती इंतखाबात के मामले पे तरमीम करके तकरीबन सभी जमातों को मुखालिफ कर लिया है पीपल्स पार्टी ने। इवन के MQM की APC में मुस्लिम लीग नून और ANP ने भी शिरकत की है। ये प्रेशर कुछ काम आएगा अपोजिशन के और नजरसानी करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, या फिर ये इसी तरह मामला चलेगा? मैं नहीं कह सकता नजरसानी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पोजेसिव बहुत हैं, रिजिड बहुत हैं मिजाजन, और ये समझते हैं शुरू से इनके मिजाज में ये है कि भाई सिंध पे हर हाल में, कराची से तो एक तरह की नफरत करते हैं ये, इसलिए कि भाई कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी है उसकी और 90% टैक्स वो पे करते हैं, तो वहाँ के किसी आदमी को मुलाजमत नहीं मिलेगी, वहाँ रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा है। तो मैं नहीं कह सकता इनका मिजाज इस तरह का है, ये कुछ इख्तियारात देंगे और ये भुगत लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। तो नई आने वाली मेरी हुकूमत जो है, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो इख्तियारात देगी। और जमहूरियत है क्या? और जमहूरियत तो है ही बल्दियाती अदारे, इसलिए कि ये तो सारा सरमाया अंदरून सिंध ले जाते हैं और वहाँ भी खा पी जाते हैं। और बल्दियाती अदारों के इख्तियारात होने चाहिए, गली मोहल्ले का आदमी समझता है। तरक्की कब हुई कराची में? कराची की पूरी 75 साल की 74 साल की तारीख में नेमतुल्ला खान के दौर में तरक्की हुई, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तरक्की हुई, सबसे ज़्यादा नेमतुल्ला खान के दौर में हुई। 1.5-2 अरब रुपए से तरक्याती बजट कोई 37-38 अरब तक पहुंच गया। तो ये कोई तारीख में इसकी कोई नज़ीर ही नहीं है। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुई तरक्की हुई, पार्क बने, अंडर पासेस बने, ओवरहेड ब्रिजेस बने। पीपल्स पार्टी के दौर में तो कोई काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, कूड़ा नहीं उठा सकता है। ये तो बल्दियाती अदारों का काम है ना। तो वो मेरा ख्याल है ये तो नहीं देंगे इख्तियारात, नई हुकूमत देगी। जी हारून साहब, नून लीग की कुछ बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि सिलेक्टेड को लाने वाले अब इसको उतारने के लिए हमारी मदद करें। ये बयान से ज़्यादा एक इल्तिजा लग रही है, लेकिन वो जो आइन की पासदारी का ढोल पिछले 3-4 साल से नून लीग पीट रही है, क्या वो इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा? वो ढोल पीटा जाएगा या ये इल्तिजा जो है ये ज़्यादा मुस्तनद और कारगर होगी? देखिए बात ये है, ये डर रहे हैं, ये खौफजदा हैं। इनका ख्याल ये है कि यही सूरत हाल रही, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दे दिया गया, डिलीवर तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया, ना FBR को ठीक किया, ना पुलिस में इस्लाहात की, ना अदलिया देखे, ना 120वें नंबर पर। कितनी शर्मनाक बात है। और लोग कहते हैं कि जी इसमें खान साहब का क्या कसूर है? भाई 1000 जज कम है, वो किसने फराम करने हैं? मजिस्ट्रेट से लेके तो हाई कोर्टों तक। और फंड्स किसने देने हैं? और जजों के इंतखाब के तरीक़ेकार को किसने बेहतर बनाना है? उनकी तरबियत किसने बेहतर बनानी है? बेशुमार मसाइल हैं। तो वो हुकूमत के बगैर, तो मेरी मौजूदगी में मैं मौजूद था वहाँ पे, नीतीश कुमार ने इनको ब्रीफिंग दी थी, वहाँ अदालती निज़ाम बेहतर हुआ। बरसग़ीर की पूरी तारीख़ में नीतीश कुमार के दौर में बिहार में जितना अदालती निज़ाम बेहतर था कभी नहीं था।
उनको बताया कैसे जजों से मुज़ाकरात किए, कैसे पुलिस अफसरों की हाज़िरी यकीनी बनाई, कैसे तफ्तीश बेहतर बनाई। किया तो इमरान खान साहब ने भी कुछ नहीं, लेकिन इनसे भी कोई तवक्को नहीं है। फिर नवाज शरीफ पे भारत नवाजी का जो इल्ज़ाम है और उसके कराइन और शवाहिद भी मौजूद हैं, उसकी वजह से ये खौफजदा हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोटों की वजह से। इमरान खान भी बिल्कुल नाकर्दा कार है, मगर इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो अब ये इल्तजा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, हालांकि बिल्कुल सादा बात है। नून लीग के वोट बहुत है वैसे पंजाब में, अगर ये काम करें, लेकिन काम नहीं करना चाहते ना। कोई मंसूबा इनके पास जामे है नहीं, तजावीज़ नहीं है, तब्दीली ला नहीं सकते, लोग इनको आजमा चुके हैं। अगर ये काम करें और ये बताएं कि माशी बहाली पाकिस्तान की कैसे होगी, सी पैक की रफ्तार क्या होगी, अमेरिका से ताल्लुकात क्या होंगे, कश्मीरियों पे मजालम की मजम्मत करें। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं करते, मरियम बिल्कुल नहीं करती, बाकी भी बराए वज़न बैत करते हैं। तो मुतालबा तो ये होना चाहिए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, जो कभी नहीं हुए पाकिस्तान में, 70 के भी नहीं हुए, 70 के नताइज तस्लीम नहीं किए गए। कभी कोई फेयर और फ्री मुकम्मल आज़ाद इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है। तो उस पर जोर दें और काम करें तो नून लीग जीत सकती है पंजाब में। और पंजाब में जीत जाए तो 60% हुकूमत तो पंजाब ही है ना, और 56%। तो उसके प्रेशर में अगर ये जीत रही हो तो उसके प्रेशर में सिंध के कुछ ख़ानदान साथ मिल जाएंगे और बलूचिस्तान के कुछ सरदार साथ मिल जाएंगे, हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन हिम्मत टूट चुकी है ना, कश्तियाँ टूट चुकी हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। जी हारून साहब, खान साहब आज मियाँ वाली गए अपने आबाई इलाके में, हलके में, और उन्होंने कहा कि सबसे मफामत करने को तैयार हूँ, माँ सिवाय उनके कि जिन्होंने करप्शन की है, और करप्शन वालों को नहीं छोड़ूंगा। एक और डेवलपमेंट भी हुई साथ ही साथ कि जो FIA का तकरीबन 16 अरब 34 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब पे, वो रेफरेंस तैयार है। एहतसाब मिशन में खान साहब ने अब तक क्या पाया, क्या खोया, और दूसरा नैब तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को तो मुलजिम से मुजरिम नहीं बना सकी। क्या FIA का ये रेफरेंस कुछ ऐसा कर सकता है कि वो मुजरिम हो जाएं? देखें ना, इकट्ठे 4-5 सवाल ना करें। देखिए, गुजारे ये है कि खान साहब ने इसमें कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया है। वो सारा वक्त अपनी तमाम एनर्जी इसी पे लगाते रहे, इसी पे वर्करों को मोटिवेट करते रहे, इसी पे अपने वोटरों को मोटिवेट करते रहे, इसी पे उनकी तवज्जो रही सारी। लेट वो दफ्तर जाते हैं और जल्दी वापस आ जाते हैं। सेहत अब उनकी वैसी रही नहीं है, काम में यकसुई नहीं है, फोकस उनका बराए नाम रह गया है, मुशीर उन्होंने बुरे मंतखब किए हैं। तो इससे उन्होंने क्या हासिल किया? मुल्क में अमन और इस्तेहकाम चाहिए। वज़ीर आज़म का काम नहीं है एहतसाब करना और नारे लगाना। ये FIA की तश्कीलें ना करते, नायब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और उसकी तश्कीलें ना करते, उसमें अच्छे अफसरों को लाते और उनसे कहते कि भाई कोई लिहाज मरम्मत किसी के ना करें, और खुसरो बख्तियार का भी एहतसाब होता तो लोगों को एहतसाब पर यकीन आ जाता। और बेअमनी रही, बेयकीनी रही, और अपोजिशन की भी यही कोशिश है, बेअमनी रहे, बेयकीनी रहे, और उसके नतीजे में माशी तरक्की का अमल रुक जाता है। ज़ाहिर है एक वक्त में सैकड़ों प्रायोरिटीज़ पर काम नहीं हो सकता, और ज़ाहिर है कि एहतसाब वाहिद चीज़ नहीं है। एहतसाब बहुत अहम है लेकिन वाहिद चीज़ नहीं है। बाकी जहाँ तक वो शहबाज शरीफ साहब का मामला है, वो आपको पता ही है कि वो बैंकिंग कोर्ट से उन्होंने ज़मानत करा ली, हालांकि चालान ही नहीं पेश हुआ था। लोग तो हैरत ज़दा ही उस पर रह गए। और वो अपना FIA का मौक़िफ़ ये है कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं FIA से मुतल्लक, करप्शन से मुतल्लक, वो समाअत करेगी। वो जज साहब ने एडमिट करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जाओ बैंकिंग कोर्ट में जाओ, और बैंकिंग कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया कि भाई आपने चालान में ताख़ीर क्यों किया है, और तारीख़ दे दी। ये तो कोई पुरस्कार मामला है। देखिए, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि भाई ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 17,000 तो ऐसी हैं जिसके वो सबूत भी है, वो पेश कर रहे हैं, और अंदाज़ा यह है कि 25,000 ट्रांजैक्शन हुई हैं। ऑफिस बॉय हैं, चपरासी हैं, क्लर्क हैं, वो 25,000 रुपये उनके पास कहाँ से आ गए? इसका कोई जवाब तो दे ना। जैसे पीपल्स पार्टी वाले आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सके, पर कोई 50 साल गुजरने को आए, 40 साल, कि भाई वो कहते हैं कि भुट्टो ने कत्ल नहीं कराया था अहमद रज़ा कसूरी के बाप को। किसने कराया था? आपकी हुकूमत रही है। आप 40 साल में कातिल को नहीं ढूंढ सके, वैसे तो बेनज़ीर के कातिल को भी नहीं ये ढूंढ सके। तो बात यह है कि वो तो प्राइमा फेशिया
बज़ाहिर तो ये है, बाकी फैसला तो अदालत का ही होगा कि करप्शन तो डट के की है शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी औलाद नरीना ने, इसीलिए भागे हुए भी हैं उनके एक साहबजादे, और वही उनके पास कलीद उन्हीं के पास थी, तफसीलात वही डील करते थे इन चीज़ों को। तो अब इसमें क्या अर्ज किया जा सकता है? मुल्क का अदालती निज़ाम जो है उसको ठीक करने की कोई कोशिश किसी ने की नहीं, नारे लगाते रहे। खान साहब बातें बहुत करते हैं, तकरीरें करते हैं, उनके साथी भी तकरीरें करते हैं, वो एक कल्चर उन्होंने पैदा कर दिया है। असल में वो करते हैं कैथारसिस, काम नहीं करते, दिल का बोझ हल्का करते हैं। तो इस मामले में क्या अर्ज किया जा सकता है? तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, छुट्टी वाले दिन हमजा की ज़मानत हो जाती है। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त खुद वापस ली थी जब उन्हें ख़तरा था कि मुझे नुकसान पहुंचेगा। फिर उन्होंने शर्त आयद की जब दुर्रानी साहब उनसे मिलने के लिए गए थे, पहले मेरे बेटे की ज़मानत जो करें हमजा की करें। तो इस बार ये लटकता रहेगा, क्योंकि अदालती निज़ाम अगर ठीक नहीं है, तफ्तीश ही अगर ठीक नहीं हुई, और कोई मामला पुरस्रार भी लगते हैं, कोई मुलाकातें भी होती रहती हैं, तो अभी इस मामले में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हारून साहब, ये जो आपने कहा कि मुलाकातें भी होती रहती हैं, ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। और दूसरा, आप समझते हैं कि एहतसाब मिशन में इमरान खान साहब की नाकामी, अपोजिशन इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी और बिलखुसूस नून लीग? नाकामी तो हो गई, मैंने वादे कर दिया, बाकी और मुलाकातों पे मैं कितनी रोशनी डालूं? मैं जर्नलिज्म करना है, मैं छोड़ना तो नहीं है। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, कि मैं रोशनी डाल के अपने घर चला जाऊं? ठीक है हारून साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ पाक अमेरिका ताल्लुकात बात करेंगे। और यूएस डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सेनेटर्स ने मुलाकात भी की है, इसकी अहमियत क्या है और मुहर्रिकात क्या थे और असरात क्या होंगे पाकिस्तान के यूएस डेमोक्रेसी समिट में शिरकत ना करने के? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यूएस डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया है। जो बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन हैं उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी समिट में चीन और रूस की वजह से शिरकत नहीं की। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इनकार तो कर दिया गया है। हारून साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो रूस और चीन की वजह से शिरकत नहीं कर रहा, और इस इनकार के पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पे क्या असरात होंगे? पहले वो मैं बात मुकम्मल कर लूँ सिंध वाली। देखिए, सिंध कार्ड भुट्टो साहब भी इस्तेमाल करते थे, सिंधी अखबारात का रिकॉर्ड निकाल के देखें, जरदारी साहब भी इस्तेमाल करते रहे, बिलावल भी करता है, मुराद अली शाह को इंतहाई मुतस्सब आदमी समझा जाता है। और वो वहाँ चूँकि डिलीवर नहीं कर सके, अंदरून सिंध गुरबत जो है अंदरून यानी बलूचिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा गुरबत अंदरून सिंध में है। बहुत बुरी हालत, बहुत ही बुरी हालत है। और इस कोरोना के बाद जो महंगाई की लहर आई है उसमें हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो नफ़रत जब इनके ख़िलाफ़ पैदा होती है तो उसका रुख ये पंजाब की तरफ मोड़ते हैं और वफाक की तरफ मोड़ते हैं, दरअसल पंजाब ही की तरफ, इसलिए कि इनके पास कोई जवाब तो नहीं है। तअस्सुबात की आग भड़का कर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मसलन ये कहते हैं कि पंजाब पानी चोरी करता है, बिल्कुल कोई, ये कहते सिर्फ इल्ज़ाम लगाते, सब्सटेंशिएट नहीं करते। पानी इनको इनके हिस्से से ज़्यादा मिलता है, बजट भी ज़्यादा मिलता है। 1800 अरब रुपए मिले हैं पिछले 3 साल में, तो वो किधर गए पैसे? वो उसका हिसाब किताब तो ये नहीं दे सकते। पानी चोरी होता है शुमाली सिंध में, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पानी चोरी करता है और जनूबी सिंध को नहीं मिलता। और ये सिंधी जागीरदारों का एक क्लब है पीपल्स पार्टी। जागीरदार के फायदे के लिए देखिए, यहाँ 1800 रुपये आपने गंदम की कीमत रखी, उन्होंने 2000 रुपये क्यों रखी? इसलिए कि जागीरदार को फ़ायदा पहुँचाना है। आपको बताया है कि यह हर पुलिस अफसर, हर डिप्टी कमिश्नर, हर सरकारी मुलाजिम का तकर्रर इस नुक्ता नज़र से करते हैं कि इलेक्शन जीतने में मदद दे, लेकिन एक हद होती है। कल के खुदा अब इनसे तंग आई हुई है। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? जी सर, यूएस डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत, बैनुल-अक़वामी माहिरीन ये कहते हैं कि रूस और चीन की वजह से भी पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और इस शिरकत ना करने के पाक अमरीका ताल्लुकात पे क्या असरात होंगे? देखिए, चीनी आपसे कभी नहीं कहते, रूस के साथ हमारे ऐसे गहरे ताल्लुकात ही नहीं हैं कि वो हमें वो मतलब अपनी बहुत हल्का सा इशारा कर सकते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है। और चीनी भी आपको कोई डिक्टेट नहीं करते। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का किस्सा बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से बहुत बुरी तरह बेजार है।
पाकिस्तानी फ़ौज भी बहुत बुरी तरह बेजार है। या उनकी लॉबीज़ हैं जिन पे वो बेपनाह सरमाया CIA खर्च करती है। मसलन एक वो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके एक साहब हैं, अब उनका नाम क्या लेना, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ नाम लेके। उन्होंने एक मजमून लिखा है एक अखबार में जो CIA के ज़ेर असर है कि मुसलमान रोज़े अव्वल से ज़रा गौर फरमाइए इल्म दुश्मन है। और उसका सबूत उन्होंने ये दिया कि सिकंदरिया की एक लाइब्रेरी जनाब उमर फारूक आदम के दौर में जला दी गई। सिकंदरिया में कोई लाइब्रेरी ही नहीं थी, ये वेस्ट के हिस्टोरियन कहते हैं। ये 1 सदी पहले ये कज़िया उठा था और अल्लामा शिबली नमानी ने उसका जवाब दे दिया था, वो बात ख़त्म हो गई। एक पादरी ने कहानी गढ़ी थी। ये अमेरिका के लोग हैं यहाँ पे, तनख्वाहदार। अजीब बात है, ये कम्युनिस्ट होते थे किसी ज़माने में, फिर ये हो गया सोशलिस्ट, फिर हो गया सेकुलर, फिर हो गया लिबरल। वो लॉबी है, सिविल सर्विस में भी उनकी लॉबी है। बच्चों को वो इंसेंटिव देते हैं बच्चों को तालीम देने के लिए और शहरियत देते हैं। इवन फ़ौज में भी वो अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो किस्सा ख़त्म हो चुका है। अब मसला ये है कि आप माशी तौर पे तो अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए, उसके लिए आपको टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है। वो उसकी जुर्रत किसी में है नहीं कि बिजनेसमैन से टैक्स वसूल करे, गरीब आदमी पे बोझ डालते हैं, कर्ज आपने लेना होता है। तो प्रैक्टिकली तो किस्सा ख़त्म हो चुका है। हाँ, हमारा झुकाव चीन की तरफ है, लेकिन पॉलिसी ये है कि आप किसी ब्लॉक का हिस्सा न बने। यही माकूलियत की बात है कि आप ब्लॉक का हिस्सा न बने। मेरी ज़ाती राय ये है कि निचली सतह की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। किसी मिनिस्टर को भेज देते या ना, वो तो भेजने की शायद ज़रूरत ही नहीं थी। एक अच्छी तकरीर लिख देते, उसमें इस्टेब्लिश करते भाई आप तो असला बेचते हैं, आलूदगी फैलाते हैं दुनिया में और आप माहौलियात की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, हम तो नहीं हैं। फिर ये कि ताइवान को एक तो रियासत वो तस्लीम ही नहीं करते, इसके बावजूद उसको इनवाइट किया है। इराक़ में बड़ी जमहूरियत है जी, तो अपना तुर्की में जमहूरियत नहीं है, अजीब व गरीब है। ये सारी बातें वहाँ जाके कहते, कोई अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं की जाती। नतीजा इसका ये होगा, ये दाद तो खान साहब को मुल्क में बहुत मिलेगी, उनकी मकबूलियत में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, चाहे वक्ती तौर पे हो गए वो हो। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिप्लोमेसी में ये नहीं किया जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी कभी ज़ाया नहीं की जाती। ये बुनियादी उसूल है डिप्लोमेसी का। लिहाजा इसके मुज़मरात तो होंगे, अपना वो फैटफ में आपको तंग करेंगे, जारी रखेंगे, वो आपको IMF में के ज़रिए तंग करेंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दे, ये मुमकिन नहीं है। सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा पाकिस्तान है। अफ़गानों से एंगेज करना है तो पाकिस्तान के ज़रिए एंगेज करना है, सेंट्रल एशिया से एंगेज करना है तो पाकिस्तान के ज़रिए करना है। फिर पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात जो हैं वो सब की सब या वो ख़ुद पूरी करता है या चीन से असला ख़रीदता है, इटली से ख़रीदता है, रूस से ख़रीदता है। अमेरिका से अब हम असला नहीं ख़रीदते, इमदाद हमारी उन्होंने बंद कर रखी है। बहुत कोई ख़तरनाक असरात नहीं होंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस फैसले को दुरुस्त नहीं समझता। ठीक है हारून साहब, जो असला ख़रीदने की आपने बात की है, इस पे आएंगे ज़रा, ये भी आज के प्रोग्राम के एजेंडे में शामिल है। लेकिन उससे पहले पड़ोसी मुल्क की फ़ज़ाइया का जिक्र कर लेते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत में तकरीबन 4 से 5 हज़ार मुसाफिर तैयारे रोज़ाना परवाज़ करते हैं और 200 के करीब जंगी तैयारे रोज़ाना उड़ते हैं। भारत में 1945 से लेकर 2021 तक जो मुसाफिर तैयारे तबाह हुए हैं वो 95 के करीब हैं, और जो जंगी तैयारे यानी भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे जो तबाह हुए हैं 1945 से 2021 के दौरान, उनकी तादाद 1751 है। ये भारतीय फ़ज़ाइया जो है इसकी क्या 1751 इतनी बड़ी रेशो, और दूसरी जानिब जो उनकी सिविल परवाज़ें हैं वो बहुत कम रेशो है। तो ये कमी किस बात की रह गई है? तरबियत की है, हिम्मत की है, जुर्रत की है, टेक्निक की है? बुनियादी वजह क्या है कि भारतीय फ़ज़ाइया का ये हाल क्यों है? आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तानी पायलट दुनिया में सबसे बेहतर समझे जाते हैं। पाकिस्तान में तरबियत भी बहुत अच्छी है। सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं इजरायली। मसलन F-16 पे एक इजरायली पायलट 2 साल में तरबियत अपनी मुकम्मल करता है, पाकिस्तानी पायलट 9 महीने में करता है।
अभिनंदन वाला किस्सा आपके सामने है, और जो उन्होंने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी 2019 में, उसका नतीजा भी आपके सामने है। यानी 6 जगह पे जाके दिन की रोशनी में बम बरसा के वापस आ गए और कुछ वो कर नहीं सके। और एक झूठी कहानी घड़ी अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि F-16 उनको तसल्ली तशफ़्फ़ी के लिए, उनकी दिलजोई के लिए कि एक F-16 गिरा दिया। वो सारी दुनिया कहती है, फॉरेन एजेंसी मैगजीन समेत जो सबसे मोतबर अदारा है इस मामले में समझा जाता है, कि कोई F-16 तैयारा नहीं गिराएगा। आपके सवाल का जवाब तो आपके सवाल ही में मौजूद है। 4000 तैयारे नहीं वैसे उड़ते, 4 से 5000 फ़्लाइट्स होती हैं, इसी तरह 2000 फ़्लाइट्स होती हैं जंगी तैयारियों को। तो ये जो आपने फिगर बताए हैं, ये सादा सा हिसाब से 150 गुना, 150% नहीं, 150 गुना ज़्यादा नुकसान है। तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, पायलट की तरबियत अच्छी नहीं है और वो मोटिवेटेड नहीं है, और वो अपना ज़ाहिर है गलतियां करता है। तैयारे भाई ये आम तैयारे नहीं, वो जो हरकुलिस तैयारा है C-130 हरकुलिस तैयारा, वो तो गिरता ही नहीं। वो कहीं भी आप खेतों में उतार सकते हैं, आप उसको किसी भी जगह सड़क पे उतार सकते हैं, कहीं भी ज़मीन ना हमवार हो उस पर भी उतार सकते हैं। वो 2 वाक़यात हुए हैं जब से वो तैयारा बना है, तो ये अपना 1/3 तैयारे गिरा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है। बात यह है बेदिली पाई जाती है भारतीय फौज में। चीनियों ने बहुत पीटा उन्हें, उनकी एक फतह है जो दरअसल फतह नहीं है मशरकी पाकिस्तान में। वो 16 गुना आर्मी के साथ, जबकि मुक्ति बाहिनी उसके अलावा थी और सोवियत इमदाद उसके अलावा थी, 3 बड़े फैक्टर थे। हमारी फौज थी कुल 31,000, ये कहते 95,000 93,000 जंगी कहते हैं, तो सिविलियन थे भाई, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो इंजीनियर थे, जो डॉक्टर थे, जो बिजनेसमैन थे, जो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते थे, उनको बजाय भेजने के उन्हें जंगी कैदी बना लिया। तो 16 गुना फौज के साथ जब अंदर शोरश बरपा हो और मकामी आबादी नाराज़ हो, उसका एक बड़ा हिस्सा नाराज़ हो, पॉलिटिकल साइंस का उसूल यह है 20% लोगों पर प्रवोक करके आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो शेख मुजीबर रहमान को बता रहे तो उसमें उस वक्त मिलनी चाहिए थी और वो खुद एक्सपोज हो जाता। वो तो फतह तो कोई फतह है नहीं, वो तो जो उनका सबसे बड़ा टॉप एक्सपर्ट है प्रवीण सवामी, वो ये कहता है कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता इंडिया, किसी भी नहीं दे सकता, और इस महाज पे तो वो कभी हमें शिकस्त नहीं दे सके। तो वो फौज में आपको पता खुदकुशी के वाक़यात होते हैं इंडियन आर्मी में, डीमोटिवेटेड है। अब मकबूजा कश्मीर में 69 शहरियों को मारते रहते हैं, 256 अजला में शोरश है तमिलनाडु तक, और आधी आबादी तकरीबन मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और दलित, आधी से ज़्यादा आबादी नाराज़ है। तो एक बेदिली की वहाँ फिजा है आर्मी में, खुदकुशी के बहुत वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में एक वाक़या भी नहीं होता, कभी कोई एक वाक़या कभी हुआ होगा कोई, और वहाँ सियाचिन में ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, यहाँ जो है वो रज़ाकाराना तौर पे जाते हैं, फिर चीन चढ़ाया है ऊपर सवार हो गया है। तो एक बेदिली पाई जाती है इंडियन आर्मी में, ये उसका नतीजा है। ठीक है हारून साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कोरोना की दौरान दुनिया भर की मईशत तकरीबन 3.1% उसमें कमी आई, और जो असलहे का कारोबार है उसमें 1.3% इजाफा हुआ है। कौन से ममालिक हैं जो असलहे के इस कारोबार में शरीक हैं और ये इजाफा कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 में असले की तिजारत से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 6 दिसंबर को जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गुज़श्ता बरस जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही थी और दुनिया भर की मईशत जो है उसमें खातिर खा कमी वाक़ई हुई, तकरीबन 3.1%, तो असलहे की तिजारत में इजाफा हुआ है और 531 अरब डॉलर का असलहे की तिजारत हुई है। जबकि पाकिस्तान के सालाना GDP को देखा जाए तो तकरीबन ये 300 अरब डॉलर के करीब बनता है। और रिपोर्ट में जो 100 बड़ी असलहा साज कंपनियां हैं उसमें उसका डाटा शामिल है। हारून साहब, एक जानिब दुनिया भर की मईशत कोलैप्स की कोरोना की वजह से,
लोगों में खौफ था, जान का खौफ भी था, कारोबार भी डूबे, लेकिन असलहे की तिजारत में इजाफा हुआ और इसमें फिर से अमेरिका जो है वो सरे फहरिस्त है। उसका जो शेयर है वो तकरीबन 54% बनता है। क्या कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि जिन पे किसी वबा का, किसी हालत का कोई असर नहीं होता, या ये जानबूझ के एक लॉबी है दुनिया भर में कि जिनके लिए लाजमी है कि उनका असलहा बिके? गुजारा ये है कि अमेरिका की आमदन का दो चीज़ों पे बहुत इन्हिसार है। एक तो, और वो उनका मीडिया और उनकी सफारतकारी और सियासत वो भी इसमें हेल्पफुल होती है, लेकिन असला बेचते हैं ना वो। तो जो वहाँ पे कोरोना फैला उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि असला साज फैक्ट्रियों को इस्तिस्ना दे दिया गया था, क्योंकि वो समझते हैं कि मईशत मजबूत है, क्लास से ठीक समझते हैं, तो वो मुसल्लत भी करते हैं बाज़ औक़ात। मसलन उन्होंने सऊदी अरब को जो असला देते, सऊदी अरब की तो फौज ही 29-30 हज़ार है कुल, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बायर कैसे हो गया? वो तो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते। वो तो पाकिस्तान से लोग जाते हैं, वो मेंटेनेंस करते हैं। उन्होंने कोई जंग लड़ी नहीं है और मुस्तकबिल करीब में भी उसका कोई इम्कान नहीं है। खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तानी लड़ेंगे जाके, और दिलो जान से लड़ेंगे, और तुर्क लड़ेंगे, वो थोड़ी लड़ेंगे। तो वो तो इसी रिपोर्ट में ये भी है कि 2.5 अरब डॉलर रिश्वत के तौर पे दिए गए हैं। मेरा ख्याल है ये रिश्वत वाला फिगर सही नहीं है। 2.5 अरब डॉलर नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे इस पे दिए जाते हैं। तो इसको तो कहा ही जाता है ये यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और वो असरअंदाज होता है। वही अमेरिका की सियासत जो है वो ऐसी शफाफ नहीं है जैसी अखबारात में नज़र आती है। वो असरअंदाज होता है, तेल कंपनियां असरअंदाज होती हैं। असला तो जाहिर है दुनिया भर में जंगें होंगी, वैसे जंग जीती कोई नहीं अमेरिकियों ने आज तक, ना वियतनाम में जीती, ना अफगानिस्तान में जीती, ना इराक में जीती, ना लैटिन अमेरिका में कोई जंग जीती। तो असला बिकता रहेगा और जंगें होती रहेंगी, असला बिकता रहेगा, तो ही उनका जाहिर है उससे मुलाजमतें पैदा होती हैं, उनकी दौलत में इजाफा होता है। इसमें तज्जुब की कोई बात नहीं है। ठीक है हारून साहब, एक और वाक़या जो पंजगोर में पेश आया, 5 लोगों की जो लाशें वहाँ से मिलीं और फिर उसके बाद एक तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की। गमशुदा अफराद के बारे में बहुत वावेला होता है। ये वाक़या देख के आपको क्या लगता है, आपकी राय में इसकी हकीकत क्या है और ऐसे वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं? देखिए, इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है बरहमदाग बुगती की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब बरहमदाग को किसने पनाह दी और उसके लोग कहाँ हैं? उसके लोग अफ़गानिस्तान में थे और अब भी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में है। अभी तालिबान का पूरा कंट्रोल तो नहीं हुआ है। एक ज़माना वो था कि वो डेरा बुगती और करीब के अजला में भत्ता ले रहे थे। 2 तरह के लोग हैं। ये जो लोग थे ये तो सैर करने के लिए गए थे, इनका ना किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी को इनसे कोई शिकायत थी, ना किसी से कोई झगड़ा था। तो 2 तरह के लोग हैं गुमशुदा अफराद में। एक तो वो हैं जिन्हें यानी वो अदारे उठाते हैं, तो वो उसमें से जो बेगुनाह हैं वो रिहा कर दिए जाते हैं, बाकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और इस इम्कान को आप मुस्तरद नहीं कर सकते कि उसमें भी कोई बेगुनाह लोग शामिल हों। ज़ाहिर है जो रिहा कर दिए जाते हैं बेगुनाह ही होते हैं वो। लेकिन बहुत से लोग अफ़गानिस्तान में हैं और इंडिया में भी हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, इंडिया में भी हैं। और ये कोई छुपाते तो नहीं हैं। ये तो इनको स्विट्ज़रलैंड में पनाह दी गई थी, दुबई में भी रहते थे। जनरल राहिल शरीफ ने जाकर मुज़ाकरात किए MI6 के सरबराह से, और वो उसने तो कसम ही खा ली एक दफ़ा, तो MKM के मामले में भी और इनके मामले में भी झूठी कसम खा गया MI6 के सरबराह कि हम तो मदद नहीं कर रहे। तो ये लापता अफराद जो हैं ये कई तरह के हैं। कुछ अपनी मर्ज़ी से अफ़गानिस्तान गए हैं, कुछ को ये ज़्यादातर लोगों को ये लेके गए हैं, और कुछ लोग वो हैं जिन्हें कानून नाफिज करने वाले अदारे ले जाते हैं। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मामले की नोयत वो नहीं है। अच्छा, इसका इतना ज़्यादा चर्चा क्यों होता है, ये तासुर क्यों दिया जाता है? देखो, उनकी माएँ बहनें जो हैं वो भाई वो तो रोते हैं, उन्होंने ज़ाहिर है रोना ही है कि इसका भाई गायब हो गया। अब वो चाहे अफ़गानिस्तान में है,
और चाहे उसको कानून नाफिज करने वाले अदारे ले गए, जाहिर है वो तो रोएंगे ही। इसको अमरीकी लॉबी उठाती है। ये जो NGOs हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसका बेबेला करती हैं, इसमें अखबार नवीस भी शामिल हैं और आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसका को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मसलन वो एक साहब थे जिनकी बेगम साहबा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत मुद्दतों तहरीक चलाती रहीं, तो हमने उसका पता किया तो पता चला उन्हें मालूम था कि वो अफगानिस्तान गए अमरीकियों से लड़ने के लिए, पाकिस्तानी तालिबान के साथ, लेकिन बहरहाल वो तहरीक चलाती रहती थी। और ज़ाहिर लोगों को हमदर्दी तो होती है, हमदर्दी के जज्बात उभारते हैं, मकसद पाकिस्तान में बेयकीनी कायम रखना है। ठीक है। अच्छा हारून साहब, कुछ ज़रा इदारा जाती मसाइल पे भी बात कर लेते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, सर इसका क्या है मसला? आप बारहा इन पे इल्ज़ाम भी आयद करते हैं, क्या आपकी कहीं जो निशानदेही आप कर रहे हैं उसको सुना गया? और इस पर कुछ किरदार हैं, अख्तर हुसैन साहब हैं, आसिम रऊफ़ साहब हैं, उबैदुल्ला साहब हैं, फ़खरुद्दीन आमिर साहब हैं, इनकी बाहमी रंजिश क्या है? इदारे की परफॉर्मेंस पे ये किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं? और ये लोग ज़्यादा ताकतवर हैं या महकमा सेहत या वज़ीर सेहत ज़्यादा ताकतवर है, फैसल सुल्तान साहब ज़्यादा ताकतवर हैं? इनकी कोई बाहमी रंजिश नहीं है। अगर ये बाहमी रंजिश का तासुर देते हैं तो ये गलत करते हैं। इनको सबको बैक डेट से इनको तरक्कियाँ मिली हैं। और अख्तर हुसैन साहब का तो ये कमाल है, ऐसा बाकमाल माफिया चीफ कोई दुनिया में हमने देखा नहीं, सुना नहीं आज तक। यानी ये 200-250 साल के माफियाज की तारीख़ है जो अमेरिका से और इटली से होती है, लंदन में भी थी, तो हर कहीं दुनिया में माफियाज होती हैं। रूस में भी बन गई थी जब अफरा तफरी फैली है, कम्युनिस्ट पार्टी का इक़्तिदार ख़त्म हुआ है। ऐसा माफिया चीफ हमने देखा सुना ही नहीं आज तक। 2001 में भी उसकी डेथ हो गई, 2004 में भी डेथ हो गई। उसका डेथ का सर्टिफिकेट जमा करा दिया गया अदालत में कि वो तो फौत हो गया। तो जब फौत हो गया तो इंक्वायरी बंद हो गई, फिर वो जिंदा हो गया, फिर वो मुलाजमत पर भी बहाल हो गया। 2004 में दूसरी दफ़ा फौत हो गया, फिर वो मुलाजमत पर भी बहाल हो गया। अब आप देखिए कि अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरतरफ कर दिया है। काबीना में उसका मामला ज़ेरे गौर है, वहाँ भी बरतरफ कर दिया गया। तनख्वाह इसके बावजूद वो ले रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस माफिया के पीछे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी हुई है। उन्होंने अपनी दुआएं मंजूर करानी होती हैं और वो ज़ाहिर है चाहते हैं फटाफट मंजूर हो जाए, और ये बग़ैर किसी प्रोसेस के मंजूर कर देते हैं। फिर ये इंडिया से दुआएं मंगवाते रहते हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि 2 वज़ीरों को खा गए, ज़फ़र मिर्ज़ा को और आमिर कियानी जैसे कई आदमियों को खा गए जो चंदे के नाम पे भत्ता वसूल करता है पार्टी के लिए। और ये फैसल सुल्तान साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पे तो अच्छे आदमी हैं, अस्पताल तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, लेकिन ऐसा लगता है कि इंतज़ामी सूझबूझ नाम को भी नहीं है। ये माफिया जब तक 4 गुना कीमतें बढ़ी हैं दवाओं की, 4 गुना। और ये कोई नई हुकूमत जब बदलेगी अगर कभी, तो तहकीकात होगी तो आमिर कियानी साहब से भी पूछ गुछ की जाएगी। और मुझे अंदेशा है कि सिर्फ ज़फ़र मिर्ज़ा से नहीं, डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी पूछा जाएगा, भाई आपकी आंखों के सामने ये हो रहा था। अरबों रुपए की फैक्ट्रियां इन लोगों की, अरबों रुपए की, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क या दूसरों के नाम पे। कहा जाता है कि तुर्की और बांग्लादेश तक में है इनके इन्वेस्टमेंट है। और जो दवाएं इन्होंने मंगवाई तो उन्होंने शैम्पू भी मंगवाए, हालांकि जान बचाने वाली दवाओं की इजाज़त दी गई थी, डिस्प्रिन भी मंगवाई और चूरन भी मंगवाए। तो ये बात समझ से बालातर है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये इल्ज़ाम की तरदीद तक नहीं करते, अदालतों में ये नहीं जाते किसी के खिलाफ, मगर ये एक पूरा ग्रुप है। अगर ये इन्होंने आपको ये तसव्वुर दिया है कि इनकी मुखातमत है, इनकी कोई मुखातमत नहीं है। वैसे झगड़ा तो होता है लूट मार करने वालों में, मतलब इन्होंने एक अजीबो गरीब पिछले दिनों महीनों में कुछ काम किया है, इनलिस्टमेंट। ये अजीबो गरीब दुनिया में आज तक देखा सुना ही नहीं कि भाई एक दवाओं की फहरिस्त जारी कर दी, उसकी कीमत भी नहीं लिखी हुई। वही दवाई 100 रुपये में बिक रही है, वही 6000 रुपये में बिक रही है, 2000 में बिक रही है, 5000 में बिक रही है। तो ये एक टोला है पूरा, इसका कभी एहतसाब नहीं किया गया। हम कहते कहते थक गए हैं, लेकिन बहरहाल हम जारी रखेंगे ये कि एक आदमी मर गया 2 दफ़ा, फिर वो जिंदा हो गया, फिर उसको अदालत ने बरतरफ कर दिया, फिर उसको काबीना ने भी कहा कि इसकी बरतरफी होनी चाहिए, इसके बावजूद वो तनख्वाह भी वसूल कर रहा है। तो ये है जनाब खान साहब का एहतसाब
एहतसाब उन्हें सिर्फ याद है कि उन्होंने नून लीग का करना है और पीपल्स पार्टी का करना है, बाकी कोई एहतसाब उन्हें याद नहीं। खुसरो बख्तियार उन्हें याद नहीं है। 100 एकड़ 125 एकड़ ज़मीन है पूरे ख़ानदान की, और 3 शुगर मिले हैं, और सैकड़ों गैर मुल्की दौरे हैं, और बिजली कंपनी, और खुदा जाने क्या क्या कुछ है। ठीक है हारून साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही।